Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to important judgments. Important judgments की सीरीज में हमारा ये 5वां लेक्चर है जो जजमेंट पर डिपेंड है और अभी हम 2017 के जजमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और तभी मैंने इसके ऊपर कोई ईयर मेंशन नहीं किया। अगर आपको लगता है कि मुझे ईयर मेंशन करना चाहिए तो चलो आज मैं ईयर मेंशन कर देती हूँ, जिससे फ्यूचर में किसी प्रकार का इश्यू आपको अराइज ना हो, आपको ये ना लगे कि कौन से ईयर का ये जजमेंट है। तो 2017 का ये जजमेंट है, ये एक एनजीओ की तरफ से फाइल की हुई एक पिटीशन आप कह सकते हो, एक पीआईएल आप कह सकते हो, एक रिट पिटीशन कह सकते हो, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि जो मेन है कि वैसे तो हम बात करते हैं कि 18 साल से कम उम्र की जो है शादी नहीं होनी चाहिए, कम उम्र में किसी प्रकार की मैरिज का प्रोविजन नहीं है। बट अगर मान लो किसी की नाबालिग की शादी है और उससे रेप वगैरह की बात थी, उसे फोर्सफुली अगर उसके साथ सेक्सुअली जो कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करता है तो वो क्या माना जाता था, वो जो कैटेगरी में आ जाता था कि वो जो है रेप की कैटेगरी से बाहर था, एक तरीके से एक्सेप्शन में आ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये इस केस में यही मुद्दा निकल के आया कि एक तरीके से तो हम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके आते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की हम बात करते हैं और दूसरे तरीके से हम ये कहते हैं कि जो मैरिज अगर किसी की हुई है और वो नाबालिग है कोई लड़की, तो उसके साथ अगर कोई रेप है तो वो कोई अगर सेक्सुअल रिलेशन है तो वो क्या है, रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये दो तरीके की हम दोगली बातें जो करते रहते हैं उसके रिगार्डिंग ही इश्यू इसमें निकल के आया था। तो इसमें क्या हुआ था कि मैटर यही था कि जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 375 है उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। उसमें सेक्शन 375 की एक डेफिनेशन है रेप की, उसमें कहता है कि कोई भी आदमी अगर कोई रेप करता है तो कौन कौन सी कंडीशन है। तो उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द 15, कि 15 साल से अगर कोई छोटी उम्र की नहीं है उसकी वाइफ, तो अगर उससे उसका रिलेशन होता है, सेक्सुअल रिलेशन होता है और जबरदस्ती भी करता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं काउंट होगा। तो इसी मुद्दे को उठाकर जो है इंडिपेंडेंट थॉट के मैटर में कोर्ट में ले जाया गया। तो इसमें यही बात निकल के आई। कोर्ट ने हालांकि आगे इसके अंदर काफी कुछ एक्सप्लेनेशंस दी थी जो सारा का सारा हमारा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या कहा कोर्ट ने कि 2 जज बेंच, अभी तक ये 2 जज बेंच है, हो सकता है आगे इसको फिर फर्दर जो है मॉडिफाई कर दिया जाए जजमेंट को, लेकिन मेरे को लगता है कि फर्दर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी बल्कि इसी के फेवर में ही जजमेंट आएगा। 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट, उन्होंने ये बात हेल्ड की कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर वाइफ इज रेप एज इन टोटो। टोटो का मतलब होता है होल, एज ए टोटल और होल, कि जिस हिसाब से आप एक नॉर्मल रेप करते हो उसी हिसाब से माइनर वाइफ के साथ अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। हैविंग सेक्स विद माइनर्स रेप, हैविंग सेक्स, अगर आपने सेक्स किया है माइनर के साथ वो रेप की कैटेगरी में आएगा। द बेंच एग्जामिन द इश्यू, बेंच ने इस इश्यू को एग्जामिन किया और ये क्वेश्चन अराइज हुआ वेदर सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ, माइनर वाइफ, अमाउंट टू रेप, और क्या उसको रेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया जो एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 375 आईपीसी की, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। हालांकि अभी तक इसके ऊपर कोई विशेष कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई रूल बना होगा, लेकिन इस केस में क्या हो गया कि जो एज है वो 15 से जो है 18 एक तरीके से कर दी गई कि 18 से कम आयु में अगर मान लो किसी का आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो शादी के बाद तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 आईपीसी व्हिच एग्जेम्प्ट्स मैरिटल रेप ऑफ गर्ल बिटवीन द एज ऑफ 15 और 18 की जो एज है उसके रिगार्डिंग उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो प्रिवेंशन ऑफ जो चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो एक्ट कहता है कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 साल है और जिसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 साल है, उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा। ये बात कोर्ट ने इसमें कही कि जो पॉक्सो एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो एक्ट है उसमें ये बात कही गई है। इट सेड दैट, ये बात भी कही गई कि द प्रोविजन ग्रांटिंग इम्यूनिटी, कि जो प्रोविजन है अगर मान लो हम ग्रांट कर देते हैं कि इम्यूनिटी मिलनी चाहिए हस्बैंड्स को, तो ये क्या होगा, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन क्या होगा, ये वायलेशन होगा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का, 15 का इक्वालिटी का और 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का।
तो कोर्ट ने ये बात कही कि नोटिंग दैट, इस बात को नोट कीजिए कि लॉ कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द बॉडीली इंटीग्रिटी ऑफ माइनर गर्ल। लॉ कभी नहीं कहता कि हाँ ठीक है हमने लेडीज के लिए, वुमेन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं 15 में या कहीं भी, लेकिन ये बॉडीली इंटीग्रिटी, किसी के शरीर की जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसका जो एक बैलेंस है माइनर गर्ल्स का, उसके साथ जो कॉम्प्रोमाइज की बात कोई भी लॉ नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट द डिस्क्रिमिनेशन अगर मैरिड गर्ल चाइल्ड का आप करते हो अनमैरिड गर्ल चाइल्ड से, तो वो एक तरीके से आर्टिफिशियल होगा, बनावटी होगा, वो नेचुरल नहीं होगा। कि आपने कहा कि एक अनमैरिड है कोई जिसकी शादी नहीं हुई, और अगर वो मान लो 18 साल से कम उम्र में और उसके साथ कुछ गलत होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो रेप माना जाएगा, और 18 साल से कम उम्र की शादी भी नहीं हो सकती। और एक तरीके से आप कह रहे हो कि मैरिड गर्ल है, वो 18 से कम है, तो उसके साथ अगर कोई भी किसी प्रकार का रिलेशन बनता है तो वो क्या है, सराहनीय होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि आर्टिकल 14, 15, 21 का वायोलेशन होगा, और अनमैरिड और एक मैरिड गर्ल के बीच में अगर माइनर है, दोनों के बीच में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, वो आर्टिफिशियल होगा। द एज ऑफ कंसेंट है किसी भी मैरिज के लिए, वो 18 साल होगी, और जो प्रीव्यू दिया गया है सेक्शन 35 जो आईपीसी का, उसका एक्सेप्शन 2 अगर कहता है कि उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसीलिए इसको करवाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि इस जजमेंट को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैम आपका पैटर्न सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्चुअल में पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये जजमेंट के लिए सीरीज स्टार्ट करने का मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव ये है कि जजमेंट का ये एक छोटा छोटा वीडियो बनता रहेगा, 6-6, 7-7 मिनट का या 8-8 मिनट का वीडियो बनता रहेगा, जो आप चलते फिरते भी कहीं भी सुन सकते हो, और आपके जो जजमेंट है माइंड में सेट हो जाएगा। अगर एक बार कोई भी चीज हमारे माइंड में एडजस्ट हो जाती है, सेट हो जाती है, तो उसको वहां से रिमूव करना वेरी इम्पॉसिबल है, वेरी क्या इम्पॉसिबल ही है, उसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जजमेंट पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम दे रहे हो और प्री के अंदर जो आप करंट जीके की जो बात करते हो या लीगल जीके की बात करते हो, उसमें जजमेंट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और जजमेंट को आप नहीं छोड़ सकते। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप जजमेंट देखते हो, समझते हो, तो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी भी आ जाएगी कि ये कंसेप्ट जो है इसको क्यों स्ट्रक किया गया, क्या एक्चुअल में इसको स्ट्रक होना चाहिए था, क्या ये प्रोविजन हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, या एक इस पार्ट को रिमूव कर देना चाहिए, क्या इंटीग्रिटी है यहाँ पर। तो उस सब को समझने में भी जजमेंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आई होप आपको दोबारा से मैं कह रही हूँ अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये लगता है कि मैडम मैं तो कितनी भी तैयारी कर लूँ, मेरा एग्जाम नहीं हो पाता, तो उसको कहते हैं ना कि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ द सक्सेस, कि जो भी आपकी नाकामयाबी के जो पिलर्स हैं वही आपकी कल को एक मजबूत नींव धरेंगे और आपकी सक्सेस को एक ऊंचे लेवल पर लेके जाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।